नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी जी के इस वेबिनार में ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। 1989 का दौर था जब ब्रिटिश की इकोनॉमी अपने लोएस्ट पॉइंट पे चल रही थी और उस समय जनता ने इलेक्शन में अपनी भावी प्राइम मिनिस्टर को चुना था, मार्गरेट थैचर। जब मार्गरेट थैचर ने ऑफिस ज्वाइन किया तो जब उन्होंने सारी चीजें चेक की 1 डेढ़ महीने का समय लेके, तब ये देखने में आया उनको कि गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनको हम कहते हैं, उनकी काफ़ी खस्ता हालत थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या जो कहते हैं पूरा स्ट्रक्चर जो था वो उन कंपनीज़ को रन नहीं कर पा रहा था। अपॉर्च्युनिटीज़ एंड पोटेंशियल बहुत अच्छे थे बट वो मैन पावर नहीं था, वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ नहीं थी सरकारी एम्प्लॉइज़ के पास कि इन चीज़ों को प्रॉफिटेबली रन कर सकें। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था जैसे कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया और धीरे-धीरे करके सारी पब्लिक जो सेक्टर एंटरप्राइजेज़ थे, उनको धीरे-धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक में हिस्सा बाँटा, उनको प्राइवेटाइज़ेशन में दिया, उनके जो कंट्रोलिंग स्टेक्स थी, जो ऑपरेशंस था वो प्राइवेट हाथों में गया और उसके बाद 2 बड़ी चीज़ें आई थी। एक इकोनॉमी की साइज़ मल्टीफ़ोल्ड बढ़ी थी, दूसरी जो 3 से 4% पब्लिक स्टॉक मार्केट में थी, वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो कंपनीज़ में हिस्सेदारी के तौर पे था, वो बढ़ के 24 से 25% तक चला गया था। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी कई ओकेशंस पे ये कह चुके हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू बी इन बिज़नेस। सरकार का काम केवल सरकार चलाना है, सरकार का काम बिज़नेस चलाना नहीं है, तो वो पूरी थीम लेके चल रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए इमर्ज हो सकती हैं और कुछ इन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मयूरेश जी हैं, जो विलियम ओ'नील में रिसर्च हेड हैं और 16 साल का इनका एक्सपीरियंस है। डिसइन्वेस्टमेंट की थीम के ऊपर इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो थोड़ा-सा डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बताएँगे और ये अपनी टॉप पिक्स भी हमको देंगे। तो आई वेलकम यू मयूरेश जी। Thank you, Anshul ji. I think it's a pleasure being back on the Lakshmi Shri platform. The pleasure is all mine. थैंक यू सर। या ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। तो जैसे अंशुल जी ने कहा, आई थिंक दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई है ये बजट सत्र में। पहली चीज आई थिंक जो एक एम्फेसिस दिया गया है डाइवेस्टमेंट पे, या जो सरकारी स्टेक्स होते हैं। सो व्हाट इज डाइवेस्टमेंट बेसिकली? तो आई थिंक जो सरकारी कंपनियों के स्टेक्स होते हैं और जिनके हम सरकारी कंपनियां कहते हैं, वहां पे क्योंकि सरकार का एक इक्विटी होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, समवेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 80, 85, 90%। यहाँ पे आई थिंक जो एक दिक्कतें आती हैं बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, और जैसे एक्चुअल कह रहे थे हमारे पंतप्रधान साहब ने, मोदी जी ने बहुत साफ तरीके से और क्लियरली कहा था कि आई थिंक गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। क्योंकि बिजनेस अगर करना हो तो आई थिंक प्राइवेट कंपनियों को करना चाहिए। गवर्नमेंट इन सर्टन स्ट्रेटेजिक पार्ट्स, जैसे डिफेंस हुआ, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हुए डिफेंस को लेके, एंड सम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, आई थिंक वहां पे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आई थिंक जो देश की एक पॉलिटिकल और एक डिफेंस की एक जो रणनीति होती है, दैट कैनॉट बी प्राइवेटाइज्ड, बिकॉज वहां पे एक रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है प्राइवेटाइजेशन के वजह से। आई थिंक सर्टेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में, अपने फोकस में रखना चाहती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स and in the interest in terms of certain sectors being very very sensitive to information which can get misused by our enemies, by competitive economies, so on so forth. तो डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत साफ है। ये बजट क्षेत्र में आई थिंक जो हमारी एक्सचेकर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आई थिंक वील बी डूइंग इट वेरी वेरी अग्रेसिवली। और उन्होंने जो एनेक्चर रखा था बजट में, उससे साफ दर्शाया जा रहा है, इट हैज बीन मेड वेरी वेरी क्लियर कि जो स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक पार्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक जो एस्पेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ अज्यूमिंग की जो नॉन स्ट्रेटेजिक पोर्शंस है, यहाँ पे डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, या जो अपना हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ इक्विटीज, दैट दे विल टेक आउट। नाउ व्हाट हैपेंस कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप हिस्सा देखें, बीपीसीएल की इतनी चर्चाएं चल रही है, एयर इंडिया का हमने पूरे वित्त वर्ष में पिछले साल बिड्स निकालने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वैल्यूएशंस पे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। इंटरनेशनल उनके ऑपरेशंस, डोमेस्टिक ऑपरेशंस, हाउ डू यू वैल्यू दिस बिजनेस ओवरऑल, डेट लेवल्स को लेके, एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके। क्योंकि जनरली अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री को देखेंगे और अगर सरकारी कंपनियों को देखेंगे, आई थिंक दो तीन चीजें अहम उठ के आती है। पहली चीज आई थिंक उनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, आई थिंक दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर। यूनियनाइजेशन के प्रॉब्लम्स काफी एविडेंट होते हैं, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ यूनियंस are also at play because of the sheer number of employees
that it employs. उदाहरण दो, एयर इंडिया का एक साहब उदाहरण है जहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू इट्स पियर्स। तो अगर हम पियर कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर में, लिस्टेड प्लेयर्स में, players like an Indigo for example, SpiceJet as an example, I think उनकी सबसे ज्यादा कॉस्ट है फ्यूल, जिसे वो कहते हैं एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल, ATF, that accounts for 40-45%. Maintenance, employee costs are then part and parcel, which are not substantially higher like in public sector enterprises such as Air India. दूसरा उदाहरण देना चाहूँ तो MTNL, BSNL का उदाहरण बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आता है। इनकी अगर आप बैलेंस शीट्स पढ़े तो इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, और ये जो एबिटा रिपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट इज फार हायर देन द रिपोर्टेड एबिटा। तो आप सोच सकते हैं कि आई थिंक बाकी जो खर्चे रहते हैं कंपनी चलाने के लिए, ग्रॉस मार्जिन जिसे हम कहते हैं, जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होते हैं, ओनली द एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर सर्टेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे मैं बात कर रहा था वाज फार हायर देन एबिटा। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर होता है काफी कुछ पीएसयूज में, आई थिंक दैट प्रॉब्ली गेट्स अंडरमाइंड। क्यों होता है? क्योंकि आई थिंक ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, और इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। आई थिंक व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ पीएसयू एंटरप्राइजेस इज दैट जॉब क्रिएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती है, दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। इनकी जो आई थिंक वेतन होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेंशंस, प्रोविडेंट फंड्स, ये उनको निकालना जरूरी ही होता है, और इसकी वजह से आई थिंक जो इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती कंपेयर टू द प्राइवेट प्लेयर। दूसरा आई थिंक जो दिक्कतें आती हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रनिंग बिजनेसेस इज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आई थिंक एक रेगुलेटेड प्रोसेस से होता है। आई थिंक जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हम देखते हैं प्राइवेट क्षेत्र के लिए या प्राइवेट कंपनियों के लिए, which is constituted by a board and there are certain council members taking on that board in the private meeting, और जो की असाइनमेंट्स होती है, आई थिंक जो डिपार्टमेंटल हेड्स बनाए जाते हैं, जिनको कॉल लिया जाता है, और ओवरऑल फिर जो आई थिंक वीकली मंथली मीटिंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्लान्स, कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट कंडीशन चेंज करके टू टेक दोस डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दैट, ये शायद चीजें सारी मिसिंग होती है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन द गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आई थिंक जो अहम मुद्दा उठ के आता है, आई थिंक एक अपीसमेंट का भी एक तरीका होता है। तो आई थिंक जो फ्यूल प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, राइट, काफी हलबचल हुई थी फ्यूल प्राइसेस को लेके कि एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज इतनी है, बट आई थिंक द गवर्नमेंट आल्सो हैज टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, राइट। आज इंडिया जैसे देश के लिए आई थिंक जो हम फिस्कल घाटा या जो फिस्कल डेफिसिट बेयर करके चल रहे हैं, और जो निर्मला सीतारमन जी ने एक्सपैंड किया है ये फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जो ग्लाइड पाथ रखा है 24-25 के लिए टू गेट इट डाउन टू 4.5% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली आई थिंक टैक्स कलेक्शंस, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है, और जो सिस्टमाइज्ड वे में, आई थिंक एक कंप्यूटराइज्ड वे में लॉट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा टेक्नोलॉजी हम ट्रैक कर रहे हैं, और जीएसटी में इंप्रूवमेंट्स, आई थिंक एज दीज थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंप्रूव अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में, I think our fiscal deficit will gain tremendously under control. However, till that point of time, I think we have to rely on external factors. So I think divestments करना I think कोई चाहेगा नहीं. But I think if you're probably looking at bridging your revenue gap, I think this is a need of the hour. Apart from other requirements, like मोदी जी ने कहा कि हम गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिजनेस में रहना, या स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स में नहीं हो, तो आई थिंक एक मिनिमल गवर्नमेंट स्टेक हो, और बाकी का आई थिंक प्राइवेटाइजेशन करके या डाइवेस्टमेंट करके, which basically means कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो निकाल के प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, प्राइवेट कंपनीज विल रन दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ प्राइवेट एंटिटी वुड डू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो आई थिंक जो 51% का स्टेक होता है, बिकॉज 51% इज कंसिडर्ड एज अ मेजॉरिटी स्टेक, तो अगर 51% ऑफ द स्टेक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ गवर्नमेंट एंटिटी और अ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन। Once they privatize that, और हम सारी बातें सुन रहे थे कि आई थिंक डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स में एक्सेस डाइवेस्टमेंट्स के अलावा आई थिंक लैंड बैंक्स या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बेचेंगे, तो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स कम इनटू इफेक्ट एज यू प्राइवेटाइज दैट। जो बीपीसीएल की बातें हो रही थी, आई थिंक जो मैं 3 मुद्दे उठा रहा था वेयर कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, आई थिंक पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की नहीं, अच्छा इलेक्शंस अगर आ रहे हैं तो थोड़े कम कर दो, आई थिंक पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, दूसरे मोटिवेटेड रीजंस होते हैं, और इसके लिए आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रेगुलेटेड और एक रेगुलेटरी प्रोसेस से फ्लो होती है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़े आई थिंक ये कम पड़ते हैं। पीएसयू बैंक्स का अगर मैं उदाहरण दूं,
आई थिंक दे ऑब्वियसली फॉल अंडर द विप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग होती है, अगर कुछ गलत हुई तो आई थिंक उनको ऊपर से शायद दंडा पड़ सकता है, therefore they become very very conscious in terms of taking risky decisions, both in terms of prosecution वाले जो problems आ सकते हैं, और दूसरा जो regulated related problems है from a regulated process perspective। इसलिए अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर पाई, एंड इफ प्राइवेट कंपनीज आर एबल टू कम थ्रू, क्योंकि इनका एसेट बेस बहुत बढ़िया है, ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक बीपीसीएल एज एन एग्जांपल, एयर इंडिया के आई थिंक जितने एसेट्स हैं, अ लॉट ऑफ प्लेन्स आर आल्सो न्यू फॉर एयर इंडिया। अगर ये प्राइवेटाइज होते हैं, अगर बैंक्स प्राइवेटाइज होती है, अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि हम 2 बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी डाइवेस्ट करेंगे, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू प्रॉब्ली बी इन जनरल इंश्योरेंस, द गवर्नमेंट प्रॉब्ली हैज नो बिजनेस टू रिमेन इन ऑयल मार्केटिंग। डिफेंस क्षेत्र के लिए मैं मान सकता हूँ, या स्ट्रेटेजिक लेंडिंग सेक्टर्स लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहां पे कंसोलिडेशन भी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा करना चाह रही है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई थिंक ऑल दीज एलिमेंट्स विल मेक सेंस। बट अगर ये सारी चीजें प्राइवेटाइज होती है तो गवर्नमेंट को पैसे भी रेज होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो बीन एबल टू फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक थिंग्स दे आर एबल टू डू। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हाउसिंग हुआ, पोर्ट डेवलपमेंट हुआ, रोड डेवलपमेंट हुआ, मेकिंग लाइव्स इजियर इन टर्म्स ऑफ getting people out of the poverty, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग के आई थिंक जो सिस्टम्स प्रोसेसेस प्लेस में है, उसके वजह से जो एक पूरी एफिशिएंसी, जैसे मैं कह रहा था इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, जो सीतारमन जी ने कहा, एंड व्हिच इज हैपनिंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एक बहुत सीमलेस वे ऑफ प्रॉब्ली डूइंग दैट, एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी और एफपीआई एफआई का पैसा है जहाँ पे वो आराम से अपने बिजनेस से सेट कर सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट रेड टेप ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम्स ना हो। ये सारी एलिमेंट्स पे चीज पे पर गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से आई थिंक जो नई कैपिटल आ सकती है, आई थिंक दैट कैन बी सब्सटेंशियल एज वेल, क्योंकि गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है, जिसे हम बैलेंस शीट में कहते हैं गवर्नमेंट केपेक्स, और जो प्राइवेट केपेक्स आती है, जो मीन्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का जो पैसा लगता है धंधों में, गवर्नमेंट केपेक्स अगर बढ़ता है, जो बढ़ रहा है ये साल 34% से 5.45 लाख करोड़, प्राइवेट केपेक्स वंस इट फॉलोज दैट, इट क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि जैसे ज्यादा पैसा लगता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, प्रोडक्ट्स नए बनते हैं, चाइना को हम कॉम्पीट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स खुलते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आई थिंक नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकती है विद इन द सेम सेक्टर इटसेल्फ, बट न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, और उसके वजह से आई थिंक एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एंड देयरफॉर आई थिंक जो एक जीडीपी की ग्रोथ हम देख सकते हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर ऑल। तो आई थिंक ये एक सिग्निफिकेंस होता है डाइवेस्टमेंट का, व्हाई इट इज the current problems related to divestment and the significance of the divestment process। दूसरा आई थिंक जो मैं मुद्दा बता रहा था आपको इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक फिस्कल डेफिसिट ये वर्ष के लिए डेफिनेटली बहुत ऊपर जाने वाला है, बिकॉज हमने एक एक्सपेंशनरी प्रोग्राम किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक 24% का जो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, इनकम इतनी शायद ग्रो नहीं होगी, बट वी आर क्वाइट फाइन विद दैट, क्योंकि वी आर कमिंग आउट ऑफ अ कोविड ईयर, जहाँ पे बहुत बिजनेसेस को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, इवन गवर्नमेंट को तकलीफें झेलनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स कंबाइंड टुगेदर। वैक्सीन डेवलप हुई है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, हाउएवर आई थिंक जो इनकम जनरेशन की एबिलिटीज है प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, और जो गवर्नमेंट का भी घाटा है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन जो कम हुए हैं ये वर्ष के लिए, आई थिंक ऑल दिस विल इंश्योर कि आई थिंक जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.6 4.8 की तरफ बंद हो। और अगले वर्ष के लिए आई थिंक सिंस वी आर एक्सपेंडिंग मच मोर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल, उसके लिए हमारा जो फिस्कल घाटा है वो और भी आएगा, बट दैट इज फाइन, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा, जैसे टैक्स कलेक्शन सुधरेंगे, जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ डाइवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट केपेक्स फॉलोइंग दैट, आई थिंक पैसे का जो एक सर्कुलेशन होता है, जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, दैट विल इंप्रूव क्वाइट सब्सटेंशियली, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट को लेके, जीडीपी को लेके। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आरबीआई जो मैकेनिज्म्स फॉलो कर रही है, और जो एक्सपेक्टेशन हम इंटरेस्ट रेट को मान के चल रहे हैं, इवन इफ इट स्टार्ट्स इंचिंग हायर ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इट विल कम इन द स्ट्राइड, बिकॉज आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम्स अर्बन और रूरल इंडिया के डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो केपेक्स गोइंग हायर, फिस्कल डेफिसिट गोइंग हायर, बट कमिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और in fact over 24-25 in the next 3-4 years we are expected to see a fiscal deficit of 4.5%, which is very very manageable। अगर ये मैं कंपेयर करूं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, जिनका डेट टू जीडीपी 200%, 150%, इनफैक्ट 300% ऊपर है कुछ कुछ देशों के लिए, आई थिंक वी आर इन अ फार कंफर्टेबल स्टेट, एंड देयर फिस्कल डेफिसिट्स आर आल्सो वे आउट ऑफ कंट्रोल। सो आई थिंक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज दैट। ये वर्ष थोड़ा एक्सेप्शनल होगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बट द इयर्स आफ्टर दैट मुझे लगता है आई थिंक विल बी इन अ फार बेटर
सिचुएशन। अभी किस प्रकार के डाइवेस्टमेंट्स होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाइवेस्टमेंट्स एक्चुअली गो थ्रू? तो एक होता है माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट। तो माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट इसको कहते हैं कि आई थिंक अगर गवर्नमेंट का स्टेक 75-80% हो, बट वो 51% के नीचे नहीं लाते अपना स्टेक, which means that the majority stakeholder is still expected to be the government of India. एक एग्जांपल के तौर पे आई थिंक काफी कंपनियां हैं जो फिलहाल आई थिंक गवर्नमेंट स्टेक 90 था लिस्टिंग के लिए। आई थिंक दैट टू गेट इट डाउन टू 80, लिस्टिंग नॉर्म्स ये भी कहता है कि 75% पे लेके आना है। बट अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड इन द गवर्नमेंट स्पेस, फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेस राइट नाउ, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी 51% के ऊपर है। जब 51% के ऊपर रहती है मींस दैट गवर्नमेंट स्टिल रिमेन्स अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, और इसे हम कहते हैं माइनॉरिटी डाइवेस्टमेंट। जो एलआईसी का प्रोसेस आ सकता है, एलआईसी के प्रोसेस में गवर्नमेंट इज नॉट सडनली गोइंग टू टेक इट्स स्टेक डाउन बिलो 51% क्योंकि इतनी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 75 से 76% पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अभी भी एलआईसी कंट्रोल करती है, एंड देयरफॉर आई थिंक इट्स रिमेन्स टू बी इंटीग्रल पार्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, एक लॉन्ग टर्म ड्रॉन प्रोसेस जो होता है। और दूसरा आई थिंक जितने भी फंड्स आते हैं इंश्योरेंस एज अ सेक्टर के लिए, काफी फंड्स अपार्ट फ्रॉम इक्विटी एंड डेट डिप्लॉय होते हैं लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो गवर्नमेंट रन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट्स। इसलिए आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड्स होती है, पेंशन फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स, ये सेटिस्फाई करते हैं, और गवर्नमेंट की ये भी इच्छा और चाह है ये सारे प्रोसेसेस जैसे कंप्लीट और सिंप्लीफाई हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा एफआई रूप से आए in all these instruments so that long term investment financing can become very very feasible। और ये बहुत बढ़िया होता है गवर्नमेंट के लिए if such long term money comes into the markets, क्योंकि ये पैसा immediately short term डायरेक्शन देख के निकलता नहीं है। दूसरा डाइवेस्टमेंट मोड है मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट, which means that they sell majority of their stake का, तो 51% के नीचे गवर्नमेंट का स्टेक आ जाता है, and therefore I think the government does not remain to be a majority stakeholder in any space। तो अगर वो कंपनी लिस्ट हो या अनलिस्टेड स्पेस में भी रहे बिफोर इट गेट्स लिस्टेड, जो पूरी प्रक्रिया होती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्टिल होल्डिंग अ स्टेक बट लेस देन 51%, इसलिए आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग होती है बोर्ड की, ये प्राइवेट के हाथ में जाती है। गवर्नमेंट के भी आई थिंक दे कैन ऑब्जेक्ट और एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल्स दैट आर बीन गिवन, बट आई थिंक द डिसीजन मेकिंग पावर probably goes to the guy who's insuring 51%। उदाहरण का तौर आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा खोल दिया एफआईएफपीआई के लिए, तो जहां पे पहले 49 था they can now own 74%, which is a significant thing, right? तो आई थिंक जो कॉन्फिडेंस आता है इन टर्म्स ऑफ सच पॉलिसीज रेगुलेशंस, एंड एज द गवर्नमेंट स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ बिजनेस, जो रेगुलेशन होता है और जो डर रहता है, जैसे मैंने कहा जो तीन चीजें अहम होती है कि अगर मैं ये करूं और गवर्नमेंट कह रहे आप भैया कर नहीं सकते ये क्यों कर रहे हो, बंद कर दो, ये सारी चीजें आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली once privatization starts taking place, once divestment happens and once a majority of the divestment happens, will slowly start coming। तीसरा मोड है complete divestment, which means that पूरी की पूरी जो कंट्रोल है वो प्राइवेट हाथ में दी जाती है। एक एग्जांपल 2001 में भारत एल्यूमिनियम, राइट, जो मार्केट में उस समय से वो बिल्कुल जानते होंगे, जो वेदांता को डाइवेस्ट किया था। सो अगेन आई थिंक इफ द गवर्नमेंट इज कॉन्शियस कि ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जैसे इन्होंने बजट के एनेक्शन में बताया है, और हमारी कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी इन सम सेक्टर्स लाइक दिस, गवर्नमेंट से आप पूरा का पूरा ले लो, एंड दैट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो क्षेत्र में रहती नहीं है, प्राइवेटाइज किया जाता है वो पूरा क्षेत्र, देयर इज नो रेड टेप, नो ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड टू दैट, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कोई इस पे फिर महिमा नहीं रहता है, एंड प्राइवेट प्लेयर्स कैन टेक अ कॉल looking at market condition, demand, supply, etc., etc. I think it becomes hugely enriching for the private players to put their own money in। और जब भी हम जानते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइवेट केपेक्स डालता है खरीदने के लिए कोई भी चीज या कोई भी चीज के लिए जहाँ पे स्टेक लेता है, आई थिंक वो जी जान से मेहनत करेगा, बिकॉज अगर वो 100 रुपये लगा रहा है तो वो इंश्योर करेगा कि 3 साल 4 साल 5 साल में उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 15-20% से ग्रो हो। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे ना साइंटिफिक। अभी टारगेट्स क्या रखे हैं? The targets for divestments this year have been kept at 1.75 lakh crores। अभी जो पिछले वर्ष के लिए टारगेट रखे थे 2,10,000 करोड़ के आसपास, उसमें हम सिर्फ 32,000 करोड़ जमा कर पाए अब तक, तो अभी अगले 5-6 दिनों में कुछ कर पाए तो ठीक, बट अराउंड 32 to 40,000 करोड़ जमा कर पाए, मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस। आई थिंक जो एयर इंडिया का जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक बिड्स मिली, बट आई थिंक कोई कॉम्पिटिटिव इतनी कोई लुक्रेटिव बिड्स नहीं थी। बीपीसीएल का प्रोसेस स्टार्ट किया था बट टू एंड फ्रो हुआ था, क्योंकि दो चीजें अहम थी बीपीसीएल के प्रोसेस स्टेक सेल के पहले, नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है वहां पे स्टेक सेल बेचना,
और एक्सेस ट्रेजरी शेयर का शेयर करना। तो ये दोनों चीजें आई थिंक ये वित्त वर्ष के पहले हो चुकी है, व्हिच मींस दैट बीपीसीएल इज नाउ ऑन द पाथ। ये दो जो अरकतें थी या दिक्कतें थी, they have not gone away, and now I think that entire perspective in terms of calling for bids and ensuring that this happens in a lucrative and a transparent manner is very much possible. LIC के IPO की हम बात सुन रहे हैं और अन्य काफी आई थिंक डाइवेस्टमेंट जैसे कह रहा हूँ, आई थिंक 2 बैंकों की बातें हुई हैं और एक जनरल इंश्योरर की। तो आई थिंक अगर मार्केट सपोर्टिव रहे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज वेल, आई थिंक जो टारगेट हमने रखा है 1.75 लाख करोड़, ये हमारी सहायता करेगा कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट इन चेक। अभी जहां पे मैं एनेक्सचर की बात कर रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में, आई थिंक जो एनेक्सचर बता रहा है या दर्शा रहा है, आई थिंक 2 चीजें दर्शा रहा है, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर और एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो आई थिंक 4 सेक्टर्स हैं जहां पे स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स गवर्नमेंट को लगता है कि उनका रहना उसमें बहुत जरूरी है। कौन से? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस। तो मैं जैसे कह रहा था, आई थिंक ये सारे सेक्टर जो है, ये आई थिंक गवर्नमेंट रखना चाहती है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जो देश के होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए। जो पॉलिसी उसके अराउंड है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी उसके अराउंड में है, दैट कैन नॉट बी लीक टू एनिमीज, टू आवर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आई थिंक देन यू आर पुटिंग नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क। सो आई थिंक ये एक क्षेत्र है जहां पे गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि आई थिंक दैट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे एक बेर मिनिमम होगा, बट अगेन आई थिंक गवर्नमेंट विल प्रॉब्ली हैव अ प्ले और अ रोल टू प्ले इन दिस। ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशंस में भी क्या है कि ओपन फील्ड अगर आपने रख दी तो आई थिंक इट कैन बी मैनिपुलेटेड, और अगर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि आई थिंक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए आई थिंक टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम की हम बात करते हैं, ओवरऑल रेगुलेटरी प्रोसेसेस गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। पावर, पेट्रोलियम, कोल, ये सारी जो मिनरल्स या चीजें होती है, हम सुनते हैं कोल माइंस को लेके, लिग्नाइट माइंस को लेके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, और पावर, ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, आज के तारीख में आई थिंक ऑल दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी भी आई थिंक पूरी ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस, प्राइसिंग रखनी क्या है। प्राइवेटाइजेशन आप कर दोगे तो आई थिंक प्राइसिंग कैन इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन सर्टन पीरियड्स, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन विल ट्राई टू मिल्क अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। पावर की अब बात है, जनरल उदाहरण, आई थिंक अगर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटेड ना हो तो आपके और हमारे बिल्स टू फोल्ड हो सकते हैं, बिकॉज इफ इनपुट कॉस्ट स्टार्ट मूविंग हायर, प्राइवेट वाला बोलेगा कि मैं तो ये खर्चे नहीं उठाऊंगा खुद के ऊपर, मैं पास थ्रू कर दूंगा। काफी चीजें जो होती है, पावर, पेट्रोलियम और कमोडिटी रिलेटेड, गवर्नमेंट के खर्चे अपने आप बचा लेती है, बिकॉज दे डोंट वांट टू पास इट थ्रू, क्योंकि इन्फ्लेशनरी भी होता है और जनरल पब्लिक के आई थिंक वॉलेट्स पे बहुत जोरदार इम्पैक्ट लाता है। पावर कॉस्ट अगर बढ़ी, पेट्रोल का अनगिनत अगर इंक्रीज हुआ है, जैसे हमने देखा, अगर प्राइवेटाइजेशन के हाथों में अगर एक अनरेगुलेटेड या फ्री प्राइसिंग रख दे तो वो तो 200 रुपए लीटर पे बेच दे, 150 रुपए लीटर पे बेच दे एट अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। इफ सच अ थिंग इज प्राइवेटाइज्ड कंप्लीटली, वो पूरा हैवॉक हो जाएगा सिस्टम में, एंड बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अदर पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन इज स्टिल वर्किंग क्लास, जहाँ पे सेविंग्स अभी भी बहुत कम होती है। आई थिंक इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए सारी कमोडिटी पे करना जरूरी है गवर्नमेंट के। और चौथा आई थिंक बैंकिंग इंश्योरेंस, बिकॉज आई थिंक सर्विसेज हैव टू बी स्प्रेड आउट एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, एंड प्राइवेटाइजेशन आल्सो डूइंग दैट। प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज भी कर रही है, बट आई थिंक जो गवर्नमेंट रन होती है, आई थिंक दे विल इंश्योर दैट एट अ मिनिमल कॉस्ट ये सारी सुविधाएं और एक एक जो अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर ऑल दी स्पेसेस टू बी प्रोवाइडेड। और ये पूरी जो फाइनेंशियलाइजेशन थीम है, आई थिंक ये अगर गांव गांव गलियां गलियों तक लेके जानी है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ ह्यूज रोल। तो ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं देखूं, आई थिंक जो नॉन स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पे इधर देयर विल बी अ मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट या कंप्लीट डाइवेस्टमेंट दैट विल हैपन, व्हिच विल एंश्योर कि प्राइवेट प्लेयर्स जो आते हैं उनको कोई गवर्नमेंट दिक्कतें नहीं आए रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, डिसीजन मेकिंग से, और जब वो केपेक्स लगाते हैं दे आर प्रीटी श्योर कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कोई हेर बदल नहीं होगा जिससे मुझे बहुत फर्क पड़ेगा इन रनिंग माय बिजनेसेस। तो ये सारी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इन स्टेक टू बिलो 51%। ये मैंने आपको लिस्ट करके रखी है, आईओसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल, कॉनकोर, नाइल्को, इंजीनियर्स इंडिया, गेल, और अच्छा खासा स्टेक नीचे ला सकती है। जो रेड बार है, ये अपार्ट फ्रॉम जीओआई जो अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की दूसरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी क्रॉस होल्डिंग्स होती है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट प्लस अदर पीएसयूज हैव अ सब्सटेंशियल स्टेक। तो पीएसयू का भी स्टेक कम हो सकता है अनलेस दे वांट टू कीप इट एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, बट जीओआई का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक डेफिनेटली ये सारी कंपनियों में कम हो सकता है, और हर एक कंपनी में वैल्यू है। गेल की पाइपलाइंस है, गेल के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियर्स इंडिया की तगड़ी ऑर्डर बुक है, नाल्को का आई थिंक जो माइन का एक्सपोजर है,
एल्यूमिना माइंस, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और लोएस्ट कन्वर्जन कॉस्ट। कॉनकॉर जो कंटेनर टर्मिनल्स हैं इनके पास, जो डेडिकेटेड फ्रेट लाइन ये डाल रहे हैं, जो बिजनेस को बहुत प्रभाव दे सकते हैं in terms of easier feasibility of travel once that railway line is continued। वो डबल स्टैक रेलवे लाइन यानी दो वैगन एक के ऊपर एक लार्ज टनेज कैरी कर सकते हैं, और पूरी वेस्टर्न लाइन से आती है जो पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ होगी, स्टोरेज कनेक्टिविटी के साथ होगी, विच इज वेरी वेरी इसेंशियल एज वेल। बीपीसीएल की तो हम बात कर चुके हैं। एनटीपीसी अगेन आई थिंक थर्मल पावर, आई थिंक एज government is probably now looking at renewable energy। I think their need in terms of global scale and local scale, जो हम बोलते हैं कार्बन एनर्जी, जो कोल को जला के एनर्जी बनाई जाती है, आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है, and it also is very very harmful in terms of the toxins that it produces as well। तो आई थिंक जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस आ रहा है, सोलर विंड, यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि आई थिंक एनटीपीसी से हो सकता है, अलॉन्ग विद बीपीसीएल। आई थिंक जो अन्य दो है आईओसी, जिसमें आई थिंक एचपीसीएल का ऑलरेडी अधिग्रहण हो चुका है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक गवर्नमेंट इज नाउ प्रॉब्ली लुकिंग एट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अपना मेजॉरिटी स्टेक कम कर दे, जहाँ पे प्राइवेटाइज प्लेयर्स कैन प्रॉब्ली लुक एट दैट, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली फ्री डायनामिक्स in terms of how you are probably looking at demand supply success। So I think ये सारी चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्टेक 50% के नीचे ला सकती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई थिंक जो हम देख रहे हैं, आई थिंक बीएमएल, उसकी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि स्टॉक जबरदस्त तरीके से उछला पिछले कई हफ्तों सेशंस में। पवन हंस, नीलांचल इस्पात, शिपिंग कॉर्पोरेशन की वापस आई थिंक जबरदस्त हलचल हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आईडीबीआई बैंक की जितनी दिक्कतें हुई थी, आई थिंक गवर्नमेंट हैज प्रॉब्ली अंडरस्टूड दैट कि क्या प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए टू मेक प्राइवेटाइजेशन अ वेरी वेरी स्मूथ अफेयर फॉर सर्टेन बैंक्स। बैंकिंग फाइनेंशियल में गवर्नमेंट को डेफिनेटली रहना है, बट द प्रोसेस दैट स्टार्टेड अ फ्यू इयर्स बैक, थोड़े बैंक्स एक दूसरे में विलय कर दिया, तो कंसोलिडेशन करना है। दे वांट टू मेक द लार्जर प्लेयर्स ओन द अदर बेटर रेटेड और बेटर क्रेडिट असिस्ट बैंक्स, और दूसरे बैंक जो आई थिंक नहीं है, आई थिंक वहां पे प्राइवेटाइजेशन हो जहां पे अदर कंपनीज कैन टेक ओवर बिकॉज ऑफ देयर स्प्रेड, जो ब्रांच प्रेजेंस है, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस उनका है, सो ऑन सो फॉर्थ। एलआईसी का भी आईपीओ लाएंगे, और नीति आयोग यही कर रहे हैं कि आई थिंक जो अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है जहां पे कंप्लीट डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं, दे विल लेट अस नो फॉर दैट। दूसरा आई थिंक फॉर पब्लिक सेक्टर एन इंसेंटिव पैकेज विल बी वर्कड आउट which will make it very very lucrative for them, क्योंकि आई थिंक जो यूनियनाइजेशन लिबरलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, they have to probably be addressed as well once a private company takes over। अगर ले ऑफ्स करते हैं लोग, क्योंकि आई थिंक प्राइवेट विल वर्क एट अ मिनिमल स्ट्रेंथ, राइट, वो पूरी की पूरी आई थिंक पूरा हाथी लेके नहीं जाएगा, तो दे विल प्रॉब्ली इंश्योर कि आई थिंक दे वर्क एट अ मिनिमल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक क्या इंसेंटिवाइजेशन होना चाहिए, लेबर प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, आई थिंक ये सारी आई थिंक माइन्यूट डिटेल्स वर्कआउट करेंगे, which will make this entire process simple and easy। So with that, I think we are through with this theme of divestment। अगर कुछ सवाल हो अंशुल तो कुछ सवाल में ले सकते सर, सबका एक ही कॉमन सवाल है जो लगभग सब इन्वेस्टर्स का होता है कि आपकी टॉप पिक क्या रहेगी अगर अगले महीने के लिए पकड़ के चलें तो देखिए, आई थिंक ओनिल मेथोडोलॉजी में क्या हुआ है कि आई थिंक जो डाइवेस्टमेंट की पूरी थीम रही है, राइट, इट इज सब्जेक्टिव टू व्हाट गवर्नमेंट कम्स आउट विद। तो आई थिंक जो व्हाइट पेपर निकलेगा हर एक कंपनी का, अंशुल जी आप भी जानते हैं और सारे निवेशक भी जानते हैं जो हमें सुन रहे हैं अभी, कि आई थिंक एंटरप्राइज वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो आई थिंक जितने मैंने कंपनीज डाली, फॉर एग्जांपल, राइट, बीपीसीएल, गेल, आईओसी, कॉनकॉर एज एन एग्जांपल, उनके एसेट्स तो अपने को पता है। अच्छा, ये कितने एसेट्स स्वेट कर सकते हैं? स्वेटिंग का एसेट का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपए के फिक्स्ड एसेट है, तो अगर 200 रुपया 300 रुपए से टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं, यानी 3 टाइम इन्होंने एसेट को स्वेट किया है। नाउ दे हैव गॉट द कैपेबिलिटीज ऑफ स्वेटिंग दिस एसेट फार लार्जर। दूसरी, डेट कितनी इनके बुक्स पे है, लेवरेज कितनी इनके बुक्स पे है, तो कितनी डेट कम हो सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तीसरा, आई थिंक जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक द बिगेस्ट इशू दैट बिकम्स इज इनपुट कॉस्ट, राइट, एम्प्लॉय कॉस्ट अलॉन्ग विद इनपुट कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे मैनेज करें? जब प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठा के आता है, तो यूनियंस उठ के आती है कि बोले हम नहीं करने देंगे, हमारे जॉब्स का क्या, या हमारे पेंशन्स का क्या, या व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल रिमेनिंग ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर हमारे 10 साल बचे हैं तो ये सारी चीजों को एड्रेस करना इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू, व्हिच मींस इक्विटी प्लस डेट कंपोनेंट का ओवरऑल वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, अगर डेट है बुक्स में तो क्या डिलेवरेजिंग करेगी, क्या लाइन ऑफ बिजनेस में कितने कैश फ्लोज आएंगे, और चौथा लेबराइजेशन या यूनियनाइजेशन के प्रॉब्लम्स। तो हमारे ऐप पे, प्रोडक्ट पे आप देखेंगे, आई थिंक सारी चीजें जो फंडामेंटली होती है, आई थिंक वो लिस्टेड डाउन होती है, डिविडेंड यील्ड्स के साथ इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कितनी है, इवैल्यूएशन टैब पे आई थिंक एंट्री पॉइंट कब लेना है बहुत अहम होगा। तो आई थिंक मैं वेट एंड वॉच करूंगा, बट आई थिंक जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स लगते हैं वेट एंड वॉच मोड में, आई थिंक बीपीसीएल का तो हम डिस्कशन कर चुके हैं,
SCI का आई थिंक एक ट्रिमेंडस मूव हमने देखा था, बट आई थिंक कॉनकॉर को नजर में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं गेल को नजर में रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं अगले कितने सालों में आई थिंक वो ट्रिमेंडस हो सकते हैं, बट आई थिंक यू हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि वो राइट एंट्री पॉइंट विल कम थ्रू आवर इवैल्यूएशन पेज जो हमारे प्रोडक्ट ऐप पे है, एंड टेक्निकली एंट्री पॉइंट अगर सरस होती है अगले कुछ दिनों या ये तो मैं एग्री करता हूँ सर कि फंडामेंटल्स अपनी जगह अच्छी कंपनियां बता सकती हैं, बट एंटर करते समय आपको प्योरली टेक्निकल्स पे एंटर करना चाहिए क्योंकि वहां पे लोएस्ट रिस्क एंट्री मिलती है। तो एक क्वेश्चन ये था सर कि अगर जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में या दो तीन स्टॉक की बास्केट ना बनानी हो तो क्या PSU ETFs जो अवेलेबल हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले ऑल्टरनेटिवली वुड बी थ्रू द CPSE इंडेक्स। तो आई थिंक इसमें तो पूरा मिश्रण आ जाता है सारे कंपनियों का, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया निकलते हैं। तो एक इनडायरेक्ट प्ले अंशुल या जो सारे इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं and you think that this entire story is going to work, and government is really serious about it, I think the best way to play this is to the CPSE। सर इंडिविजुअल क्वेरीज हैं स्टॉक्स पे तो मैं अपने लेवल पे इसको मैनेज कर लूंगा, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाया और आगे क्या होना चाहिए ये भी बताया। आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। Pleasure is all mine, Anshul, and always a pleasure being with you guys. Take care. Thanks। थैंक यू। हम एक बार फिर लौटेंगे एक नया टॉपिक लेके अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि कुछ नया सीखने मिले, कुछ नया करने मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।